अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुए थे। सर विलियम क्रॉक्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था डिस्टॉर्ट ट्यूब के अंदर, उनको नाम दिया था कैथोड रेज का। तो कैथोड रेज की कुछ ना प्रॉपर्टीज हैं, वो हम आज स्टडी करेंगे। हमारे पास जो है ना कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के जो रेज को हमने डिस्कवर किया था उसके अंदर क्या क्या खसूसियात थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, क्या क्या चीजें हो सकती है उसके अंदर। चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ और डिटेल से वन बाय वन करके उनको स्टडी करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। तो पहली चीज हमारे पास क्या है, वो है मूवमेंट। अब जाहिर है कि रेस हमारे पास प्रोड्यूस हुई थी, निकली थी, वो कहां से निकली थी हमारे पास कैथोड से हमारे पास ओरिजिनेट हुई थी और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके एनोड की तरफ गई थी। यानी कि क्या हुआ था, इट ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन अ स्ट्रेट लाइन। अब क्या किया था उसने, कैथोड से जैसे हमने हाई वोल्टेज का करंट अप्लाई किया, पहले हमने गैस का वैक्यूम मतलब प्रेशर वहां से कम किया गया, जो गैस के अंदर जो एयर का प्रेशर था वो हमने वैक्यूम पंप के जरिए कम किया। जैसे हमने कम किया, जैसे हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया, जैसे हाई वोल्टेज हमने करंट अप्लाई किया तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हुआ, यहाँ से सीधा बीम गई और कैथोड से रेज एक निकली जो कि हमारे पास स्ट्रीक ऑफ ब्लूइश कलर की थी। एक ब्लूइश कलर की लाइन थी, लकीर थी जो निकली थी हमारे पास कैथोड से और एनोड की तरफ ट्रेवल करके गई थी। जैसे ही वो एनोड की तरफ ट्रेवल करके गई थी तो फिर क्या हुआ था हमारे पास एनोड के ऊपर, यहाँ पे एनोड के ऊपर हमारे पास एक ग्लो पैदा हुआ था। उस ग्लो को हमने क्या नाम दिया था कि ये हमारे पास कैथोड रेज है कि जो आके टकराई है हमारे पास। तो वो क्या किया था, पहली प्रॉपर्टीज में हमारे पास आता है। उसके बाद मूवमेंट क्या थी, उसकी मूवमेंट ये थी कि वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती थी, कैथोड टू एनोड ट्रेवल करती थी। तो यहां से इसकी डायरेक्शन इस तरह थी। और हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टीज आती है वो हमारे पास क्या होता है, रोटेट द व्हील, यानी कि इसका पार्टिकल नेचर था। देखे ना, अब कोई भी चीज किसी चीज को रोटेट तब करा सकती है जब उसके पास कुछ ना कुछ वेट हो उसका या कुछ ना कुछ उसका, अगर सिंपल लफ्जों में हम उसको कहें तो उसके पास मोमेंटम होना चाहिए किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए। तो हमें एक चीज तो पता है ना हमें कि इसने ट्रेवल किया था कैथोड से एनोड की तरफ। जब इसने कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल किया था तो इसका मतलब है इसके पास वेलोसिटी तो थी हमारे पास, यानी कि v इसके पास था हमारे पास। अब देखें क्या है कि अगर क्या करता था, इट रोटेट द स्मॉल पैडल व्हील प्लेस इन देयर पाथ, दिस शो दैट दीज रेज पॉसेस द मोमेंटम। वो कहते हैं कि अगर इनके रास्ते में हमने ये एक पैडल व्हील रखा है, यानी छोटा सा पैडल रखा है हमने इनके रास्ते में, जैसे ये रेस ट्रेवल कर रही थी, यानी ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी ना, इनके रास्ते में हमने एक पैडल व्हील लगा दिया। जैसे ही पैडल व्हील लगाया तो जैसे ये रास्ते में से गुजरी ने पैडल व्हील के ऊपर बढ़ी तो पैडल व्हील को इसने रोटेट करना स्टार्ट करवा दिया। जिस चीज से हमें पता चला कि इनकी वेलोसिटी तो थी, ये ट्रेवल कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, साथ ही साथ इसका कोई मैस भी था, तो जिसको हमने क्या कहा, मोमेंटम बना दी। और मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी कि उसका जो मैस है किसी भी पार्टिकल का कोई ना कोई मैस है उसको हम उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड से उसको मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम निकल आता है। तो इसका मैस भी था पार्टिकल का, वो बाद में उन्होंने मतलब निकाला था, जे थॉमसन ने चार्ज मैस रेशो डिस्कवर किया था, तब पता चला हमें कि इसका मास कितना होता है। तो इसका मास हमारे पास वैसे बेसिकली होता है 9.11 kg, यानी किलोग्राम में अगर लेंगे, और अगर ग्राम में लेंगे तो -28 हो जाएगा क्योंकि उसमें 3 माइनस हो जाएगा केजी का, 10⁻³ होता है। तो उसके मैथ का हमें बाद में मतलब उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर कंटिन्यू उसने एफर्ट करते रहे और फिर उसका चार्ट मैथ रेशो भी इन्होंने डिस्कवर कर लिया जे थॉमसन ने। लेकिन अभी बात हो रही है यहाँ पे कि रोटेट पैदल व्हील इन्होंने क्यों रोटेट किया था, क्योंकि इनके पास मोमेंटम था। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है कि उनका कोई ना कोई मैस भी है और वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी वेलोसिटी थी क्योंकि ये यहाँ से इधर ट्रेवल कर रहे थे। और क्योंकि पार्टिकल से यहीं से पता चला था कि ये पार्टिकल्स है, पहले तो इनको रेस कहते थे ना, रेस का नाम दिया हुआ था हम लोगों ने। तो इसी चीज से हमें पता चला कि ये रेस नहीं, ये क्या है, पार्टिकल्स हैं जिनका कोई ना कोई वजन है, कोई ना कोई वेट है जिनका। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इसकी प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई हमारे पास, कास्टिंग शैडो।
अब शेडो क्या मतलब है कि शेडो से कास्टिंग करने से हमें इसका मतलब ये पता चला कि ये हमारे पास पार्टिकल तो है ही है, लेकिन इसकी क्या नेचर है, इसकी वेव नेचर भी है। वेव नेचर मतलब कैसे, इसके ऊपर ना मतलब ये इलेक्ट्रिकली भी चार्ज है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए अब इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी देखें, अब लाइट पड़ रही है मेरे हाथ पे, देखें ये शेडो बन रहा है। शेडो किस लिए बनता है, जब कोई लाइट हमारे पास आती है उसके ऊपर टकराती है तब हमारे पास शेडो दूसरी साइड पे कास्ट होता है। इसका क्या मतलब था कि इसकी नेचर वेव थी, वेव और इलेक्ट्रिसिटी वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो ये क्या होता था कि जब इसके हमने सेंटर में ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, यानी कि ना हमवार, ये नहीं कि मतलब कोई प्लेन ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, कोई ऑप्टिक ऑब्जेक्ट आड़ा टेढ़ा होता है, जैसे मतलब कोई, जैसे ये हाथ है सीधा नहीं है किसी तरह से भी, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्टिक ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एक ऑप्टिक ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में रखा, क्या हुआ कि यहाँ से जो रेज जनरेट हो रही थी, यानी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, ये इसके ऊपर पड़ी। जैसे इसके ऊपर पड़ी तो इसने क्या किया, स्क्रीन के ऊपर जो कैथोड रेज हमने यूज की थी उसके ऊपर उसका साया बना दिया, जिससे हमें पता चला कि क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एक तो ये पता चला कि हमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और दूसरा क्या क्या पता चला हमें इस चीज का कि इसकी क्या नेचर है, ये क्या है, वेव नेचर है। क्या नेचर है, वेव नेचर, वेव नेचर। तो ये वेव की नेचर में होती है, क्योंकि ये मतलब शैडो बनाती है, साया बनाती है, कोई भी चीज अगर इनके रास्ते में आ जाए उसका साया बनाती है। तो चलते हैं हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, चार्ज ऑन कैथोड रेज। तो हम देखेंगे भी कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है हमारे पास। उस चीज को स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो कैथोड रेज थी, डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइडों पे उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, यानी कि ये देखें ये क्या है, इलेक्ट्रिकल प्लेट है, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रिकल प्लेट है। तो जैसे ही इन्होंने ये प्लेट सप्लाई की, क्या हुआ है कि यहाँ से जो रेज हमारे पास जा रही थी, हालांकि इनको जाना तो सीधा चाहिए था, ये सीधी जा रही थी, हमें पता था कि क्या हो रहा था, ये सीधी ट्रेवल कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होने लगी या मुड़ने लगी। इस चीज से हमें पता चला, इस चीज से हमें क्या पता चला, इस चीज से हमें ये पता चला कि इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं नेचर में ये चीज होती है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव प्लेट लगी हुई है, नेगेटिव प्लेट लगी हुई है, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक रही है, सीधा जाने के बजाय फिर क्या हुआ कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है। जैसे अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई है, तो उससे जिस थॉमसन ने ये रिजल्ट निकाला कि ये जो हमारे पास रेज थी, ये जो पार्टिकल था, जो वेव नेचर चीज थी हमारे पास, ये क्या थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम दिया तो उसने इनको, तो और बाद में इनका नाम क्या कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज थी, नेगेटिव इनके ऊपर चार्ज था, तो इनको बाद में क्या किया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है। तब यहां से जाके नेम ओरिजिनेट हुआ इलेक्ट्रॉन का। पहले ये कैथोड रेज ही थी, फिर इनको पार्टिकल्स का नाम दिया, फिर वेव नेचर इनको इनकी बताई, फिर जाके क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बेंड हो रही है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इसका क्या मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, जिनको नाम बाद में क्या किया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है कि आयनाइजेशन ऑफ गैस। अब क्या करते हैं, गैसेस को ना ये आयनाइज करती है खुद भी, तो मतलब ये देखे ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन किसी गैस के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं, या उनके मतलब के फायर करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करती है, जहां से फायर करते हैं फिर ये क्या करती है, ये खुद भी वहां से निकल जाती है, और वहां से जो गैस होती है हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉन भी निकाल देती है वहां से बाहर। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए हम हमारे पास, तो देखें, तो ये हमारे पास वही इलेक्ट्रॉन है जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, और ये यहाँ से इसने हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। हीलियम हमारे पास क्या होता है, इसका क्या होता है, इसके बाद
2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होते हैं और मास नंबर 4 होता है, मतलब मास होता है इसका 4 होता है। तो इसमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया हीलियम से, जैसे यहाँ से निकाला तो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये पॉजिटिव चार्ज मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे होता है, क्योंकि अब कोई भी चीज ना, आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 2 होने का क्या मतलब है, और मास नंबर 4 है इसका। और इस चीज से क्या मुराद है हमारी, कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर मैस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं ऊपर। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर क्या थे, 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमारे पास प्रोटॉन थे और 2 ही हमारे पास न्यूट्रॉन थे। अब क्या हुआ है, एक यहां से इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल गया है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इम्बैलेंस हुआ है ना। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 प्रोटॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, इसलिए ओवरऑल जो हीलियम था हमारे पास न्यूट्रल था। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो प्लस एक प्रोटॉन के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, लेकिन जो एक हमारे पास प्रोटॉन है, हमारे पास वो जो हमारे पास प्रोटॉन है ये वैसे का वैसे पड़ा हुआ, और प्रोटॉन के ऊपर और एक हमारे पास जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन हमारे पास जो है उसके ऊपर मतलब कैंसिल कर रहा है, और दूसरा प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास ये वाला, ठीक है। यही पॉजिटिव चार्ज हमारा हीलियम के ऊपर शो हो रहा है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, अब क्या किया इसने, जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को फायर किया या बम्बार्ड कर, इलेक्ट्रॉन को हमने मतलब कि रिएक्शन करवाया, इससे रिएक्शन करवाया, तो इसमें क्या किया, हीलियम के एटम को आयन में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई, क्योंकि आयनाइजेशन ऑफ गैस करता है। उसके बाद आती है इसकी पेनिट्रेशन पावर, कि इसकी पेनिट्रेशन पावर कितनी है। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है ना, ये क्या कहता है, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द थिन मेटल फॉइल लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड। ये क्या करता है, इसकी पावर सिर्फ इतनी होती है, इलेक्ट्रॉन की इतनी इसके अंदर पावर होती है कि ये एक थिन फॉइल से, ये नहीं कि भाई इतना बड़ा मेटल का टुकड़ा होती है, जैसे ये मतलब कि हमारे मार्कर है आपके अंदर, यहां से ये नहीं गुजर सकता है, इतनी इसके अंदर पावर नहीं है पेनिट्रेट करने की। पेनिट्रेट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज से गुजर जाना, उसके अंदर से गुजर के बाहर निकल जाना। पेनिट्रेट करना कि कितना दूर तक अंदर कोई चीज जा सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है। तो वो थी पेनिट्रेटिंग पावर। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी है कि ये सिर्फ एक थिन फॉइल, एक पतली सी फॉइल होती है हमारे पास, पतली सी, जैसे अक्सर हम लोग खाना वगैरह कवर करने के लिए एल्यूमिनियम की फॉइल वगैरह यूज करते हैं ना, उतनी सी फॉइल से ये निकल जाता है। अगर मतलब फायर करें, इलेक्ट्रिक छोड़ दे तो वहां से फॉइल से निकल जाएगा। इस एग्जांपल से हम देख लेते हैं, देखें ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन की जा रही है और ये हमारे पास एक थिन फॉइल है, थिन फॉइल से पेनिट्रेट हो गया, ये बाहर निकल गया थिन फॉइल से। तो इसका क्या मतलब है, थिन फॉइल से तो निकल सकता है, लेकिन अगर बात की जाए कि उसके बाद क्या होता है कि कॉज हीटिंग एक अलग प्रोसेस। अब क्या कहते हैं, ये सिर्फ थिन फॉइल से ही निकल सकता है। अगर उसकी जो क्वांटिटी बढ़ जाए, उसको थिन से थिक कर दिया जाए मेटल को, तो वहां से नहीं निकल सकता, वहां से ये पेनिट्रेट करके नहीं जा सकती। वहां से फिर वहां पे क्या इफेक्ट हो सकता है, वहां पे इफेक्ट ये हो सकता है कि फिर वहां पे ये हीटिंग कॉज करती है। हीटिंग कॉज कैसे करती है, जैसे ही ये किसी थिक मटेरियल से या थिक मेटल से या थिक कोई भी हमारे पास मोटी चीज है उससे टकराएगी ना, फिर क्या करेगी, जैसे बार बार टकराती रहेगी, तो वहां पे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे हीट प्रोड्यूस होगी तो वो जगह हॉट हो जाएगी, यानी कि गर्म हो जाएगी। तो इसकी ये पावर होती है यहां तक, ठीक है। एक अगर स्मॉल फॉइल होगी तो वहां से ये निकल जाएगी, और अगर हमारे पास एक थिक फॉइल होगी या कोई मोटा रॉड होगा मेटल का या कुछ इस तरह की चीज होगी, तो वहां पे सिर्फ उस जगह को ये गर्म कर सकती है। तो ज्यादा मतलब कि वहां से पेनिट्रेट नहीं हो सकती, उन चीजों को सिर्फ ये हॉट करने की एबिलिटी रखती है, इससे ज्यादा इसकी पावर नहीं है। हम देख सकते हैं क्या होता है, इसकी मूवमेंट की हमने बात की, रोटेशन ऑफ व्हील की बात की कि मतलब ये रोटेट कर सकती है, तो ये पार्टिकल नेचर हमने इसकी बात की। उसके बाद शैडो कॉज करती है, उसके बाद चार्ज इसके ऊपर किस तरह होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। आयनाइजेशन पावर इसकी देखिए हमने, गैस को ये किसी भी गैस को आयनाइज कर सकती है, जैसे हम बम्बार्ड करवाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी और साथ में खुद भी निकल जाएगी। तो उसके बाद हमने देखा कि पेनिट्रेशन पावर इसकी सिर्फ स्मॉल फॉइल से निकल सकती है और लार्ज से नहीं निकल सकती। तो उसके बाद हमने क्या किया कि देखा कि क्या होता है, अगर हम इसके साथ कोई
थिक मेटल लगा दें, थिक मेटल इसके सामने रख दें, तो ये उस पर बार बार स्ट्राइक करेगी, लगती रहेगी और वहां पे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस कर देगी और उस जगह को गर्म कर देगी। ठीक। अच्छा, तो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद एक प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है जो कि हमारे पास रिड्यूसिंग इफेक्ट। ये क्या करता है, ये केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है किसी सब्सटेंस में। जैसे कि हमने आयनाइज करवाया था, उसको आयनाइजेशन करवाई थी गैस की, हीलियम की, तो ये क्या करता है, चीजों को चेंज कर सकता है, इसकी केमिकली चेंज करने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि इसके अंदर रिड्यूसिंग पावर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज को रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस करने का क्या मतलब होता है कि जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो अपने आप को रिड्यूस कर देती है। अच्छा, तो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, तो उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कि रिड्यूसिंग इफेक्ट। रिड्यूसिंग इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग इफेक्ट में होता है कि ये केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इनके अंदर रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है, ये रिड्यूस कर सकता है दूसरी चीज को और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। एक प्रॉपर्टी आती है प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। और जैसे ही ग्लास मतलब ये डिस्चार्ज ट्यूब की उसके ऊपर वॉल के ऊपर टकराता है, तो वहां पे क्या करता है, ग्रीनिश ग्लो पैदा करता है। जैसे हमने एक ये ट्यूब ली थी, छोटी सी बना रहे हैं, देखें, तो यहाँ पे हमारे पास मेटल्स थे, तो यहां से हमारे पास क्या, एक बीम जा रही थी हमारे पास, हमने पढ़ा था, वो जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी और ग्लो पैदा कर रही थी, जिसको हमने क्या कहा था, ग्रीनिश ग्लो। ग्रीनिश ग्लो पैदा कर रही थी और वहां से स्ट्राइक पैदा हो रही थी और वो क्या करे, फ्लोरेसेंस पैदा कर रही थी, यानी चमक प्रोड्यूस कर रही थी, तो इसको हमने इसका नाम दिया था। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। अब क्या होता है, एक्सरे इसी रे से, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से क्या किया, इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकती थी, ये एक्सरेज को भी पैदा कर सकती थी, उनकी भी प्रोडक्शन कर सकती थी। कैसे प्रोडक्शन कर सकती थी, इस तरह कर सकती थी कि जब कोई भी हैवी, मतलब कि हैवी एटॉमिक मास वाला, मतलब कि कोई एनोड हम यूज करते हैं हैवी एटॉमिक मॉडल का, तो वो क्या करता है, वो एक्स रेज को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है कि एक्स रेज वहां से एक्स रेज की फॉर्म में जो होती है ना, रेज निकलती है। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो हमारे पास आता है चार्ज टू मैस रेशियो। चार्ज टू मैस रेशियो हमारे पास क्या था, चार्ज टू मैस रेशियो हम इधर डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, चार्ज टू मैस रेशियो हमारे पास क्या था, चार्ज मैस, जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया था चार्ज टू मैस रेशियो। चार्ज टू मैस रेशियो का क्या मतलब है, चार्ज डिवाइडेड बाय मैस। इसके चार्ज को हम उसके मैस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये रेशियो निकल आता है कि उसका क्या रेशियो होता है। और ये चार्ज टू मैस रेशियो था इंडिपेंडेंट था गैस के ऊपर, यानी कि जो हम डिस्चार्ज ट्यूब हमने यूज की थी उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम एक ही तरह की गैस, हम गैस कोई भी यूज कर सकते थे उसके अंदर, तो भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी सेम रहेगा और उसका जो मैस इलेक्ट्रॉन का वो भी सेम रहेगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास चार्ज टू मैस रेशियो हमारे पास क्या चीज थी, क्या था चार्ज टू मैस रेशियो। अच्छा जी, चार्ज रेशियो, चार्ज रेशियो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम। एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसके ऊपर इतना ही चार्ज होगा 1.602 10⁻⁻19 कॉलम। ठीक है, इतना चार्ज रहेगा हमेशा, चाहे वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास नाइट्रोजन गैस से निकला है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीजन से निकला है, चाहे वो हीलियम से निकला है, तो ये जिस तरह से भी निकला है वो इलेक्ट्रॉन मैटर नहीं करता, लेकिन उसका चार्ज हमारे पास ये सेम रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इसकी मैस की बारी, कि इसका मैस कितना होता है। मैस हमारे पास इसका कितना होता है, ये हमारे पास होता है इन केजी।
अगर केजी में देखा जाए तो हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -31 केजी, इतना इसका मैथ होता है अगर केजी में लिखा जाए। तो उसके बाद अगर मैथ इन ग्राम में देखा जाए, इन ग्राम, वो हमारे पास इक्वल टू होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -28 ग्राम। क्यों इतना होता है? क्योंकि हमारे पास जो केजी होता है वो इक्वल टू होता है 10 रेज पावर 3। अगर हम 31 में से प्लस 3 को माइनस करेंगे तो -28 आ जाएगा, इसीलिए ये पावर हमारे पास 28 ग्राम आ गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मैथ इन एएमयू देखें, मैथ इन एएमयू यानी एटॉमिक मैथ यूनिट, उसमें देखें तो ये हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास होता है 0.00055 AMU। फिक्स फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास अगर हम इसको मूव करवाएं 2 3 4 कितना हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -4 AMU। ठीक है, तो इतना हमारे पास इसका मैथ होता है। अच्छा, तो हमने क्या फाइंड करना है, 4 to मैथ रेशो, यानी 4 to मैथ रेशो, यानी ये देख रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं हमारे पास 4 to मैथ रेशो। क्या करेंगे हम, इक्वल टू हमारे पास 4 की जगह पे 4 की वैल्यू लिख देंगे हम 1.602 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -19 कॉलम, और हमारे पास मैथ कितना है, हमारे पास है 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -31 केजी। इसको हम केजी में लेंगे। अच्छा, इन इक्वेशंस को, इनके जो यूनिट्स हैं इनको अभी छोड़ दें फिलहाल, इनकी पावर्स को हम ऊपर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मैथ का जो रूल है उसके रूल के हिसाब से देखेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आंसर आता है। मल्टीप्लाई करके देखें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, ये आंसर हमारे पास आता है समथिंग 0.1756। क्या आता है, 0.1756 के राउंड अबाउट आता है। और अगर वैल्यू को देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू थी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। पहले हम नेगेटिव अपनी वैल्यू लिख लेते हैं, 19 थी, प्लस हमारे पास कितनी है 31 है ना, तो कॉलम हमारे पास वैसे का वैसे रह जाएगा, और ये हमारे पास प्लस में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर केजी हो जाएगा। ठीक है, यूनिट हमने अलग से लिख लिया। अगर इनको हम माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 4 to मैथ रेशियो इज इक्वल टू 0.1756 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, अगर 31 में से 19 को माइनस किया जाए तो हमारे पास कितना आता है, 12 आता है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 कॉलम पर केजी। ठीक है, पर केजी हो जाएगा, 12 कॉलम पर केजी हो जाएगा। अब देखें, अब केजी की बात हमने देखा था कि हम केजी के हमारे पास कितना इक्वल होता है, इज इक्वल टू होता है हमारे पास 10 रेज पावर 3। अब यहाँ पे पर केजी है तो ये -3 के इक्वल होगा। ठीक है, हम इसमें से वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास कितना होता है, e इज इक्वल टू मैथ चार्ज मैथ रेशियो इक्वल टू मतलब क्या होगा 0.1756 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, ये हमारे पास 12 था। अच्छा जी, हम कर लेते हैं 12 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो हम बेसिकली इसको सिंपल क्या करते हैं, 9 कॉलम और केजी हट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर ग्राम, ये ग्राम में इतना आ जाएगा। अब देखें
0.01 बड़ा है या 1.7 बड़ा है, हम इस तरह लिखेंगे। क्या करेंगे हम इसको, ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज और मास रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.756 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ कॉलम पर ग्राम। तो ये हमारे पास एक फाइनल टर्म आती है इसकी, इतना हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का निकलता है। ये हमारे पास थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म थी। और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो वाला, ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन। सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज पॉसिबल थी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, इजी से इजी वे करके समझाया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग रोक के स्टडी करेंगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी में, जो कि है हमारे पास प्रोटॉन। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की जो थी डिस्कवरी भी पढ़ ली, उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली, प्रॉपर्टीज में क्या चीजें थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज थी वो हमारे पास था चार्ज टू मास रेशियो, उसको भी हमने कैलकुलेट करके देख लिया मैथमेटिकल फॉर्म के जरिए। तो ये ऑल अबाउट जितना भी था सब कुछ यही था जो आप लोगों के सामने इसमें लेक्चर में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।